वक्त है 490 ईस्वी का। इस वक्त हिंदुस्तान पे एक खतरा मंडरा रहा था। एक खतरा था हुनों का, जिन्हें वाइट हुन्स भी कहा जाता है। ये सेंट्रल एशियन लोग थे। इनका काम सिर्फ लूट मार करना था। 490 ईस्वी में हुनों का सरदार तुरामन हिंदुस्तान की तरफ आया। इस वक्त अज़्बकिस्तान से लेकर रावलपिंडी तक जिंजवा राजपूत, गजनी कंधार से लेकर बहावलपुर और जैसलमेर तक भट्टी राजपूतों का राज, कश्मीर पंजाब के कुछ हिस्से और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पे कटोच राजपूतों का राज था। नेपाल पे लिच्छवी राजपूतों का राज था और इसी तरह गुजरात पे जो किंगडम राज कर रहा था उस किंगडम को मीतर का किंगडम कहा जाता था और इस किंगडम के राजा गोहिला या सिसोदिया राजपूत। सिंध और बलूचिस्तान में राजपूतों का राय किंगडम था जिसके राजा मोरी परमार राजपूत थे। इस वक्त मालवा या फिर साउथ मध्य प्रदेश और नॉर्थन महाराष्ट्र पे राजपूतों का पावरफुल किंगडम था जिसे ओलेकरा किंगडम कहा जाता था। इस किंगडम के राजा हयावंशी यानी कल्चरी राजपूत थे। तोरामन ने 490 ईस्वी तक नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया में तबाही मचा रखी थी। इसके सामने जंजवा राजपूत घुटने टेक चुके थे। इसी तरह अब इसका निशाना सीधा सेंट्रल इंडिया में घुस जाने का था। लेकिन 510 ईस्वी में तोरामन की मौत हो गई। इसके बाद इसका बेटा महीर कुल राजा बना। महीर कुल तोरामन से भी कई ज़्यादा जालिम और बेरहम था। यहाँ तक के भट्टी राजपूत भी उसको अपना राजा मानने पर मजबूर हो गए। इसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान में राजपूतों का राय किंगडम था। उन्होंने भी महीर कुल को अपना राजा मान लिया। महीर कुल ने इसके बाद सेंट्रल इंडिया पे हमला कर दिया। सेंट्रल इंडिया पे इस वक्त गुप्त एम्पायर का राज हुआ टेक दिए। गुप्त एम्पायर के राजा नरसिम्हा गुप्त ने भी मीर कुल के सामने घुटने टेक दिए और इसे अपना राजा मान लिया। आखिर वजह क्या थी कि एक के बाद एक राजा उसके सामने घुटने टेक रहा था? इसकी वजह ये थी कि इसके लड़ने का तरीका बहुत अलग था। राजतरंगिणी किताब जो कि 1150 ईस्वी में लिखी गई थी, इस किताब में लिखा गया कि जो मीरकुल था वो इतना जालिम था कि वो बच्चों और औरतों को भी माफ़ नहीं करता था और इन्हें भी अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता था। और इस तरह इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो ऐसा भयानक किस्म का इंसान था कि वो पहाड़ों पे चढ़ता, अपने सिपाहियों को बोलता कि एक हाथी लाएं और इसको नीचे फेंका जाए, और उस वक्त हाथी जो चीख मारता वो उस चीख को सुनकर बहुत खुश होता। मीरकुल सियालकोट में डेरा लगाए बैठा था। उसे सियालकोट में ही खबर मिली कि यशोधर्मन बाकी राजपूत राजाओं को मिलाकर एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हैं और वो जल्द ही मीरकुल से लड़ाई करेंगे। इस तरह फरवरी 528 ईस्वी को यशोधर्मन ने मंसूर शहर के संदानी गांव में अपनी फ़ौज के साथ डेरा लगा लिया। ये वो जगह थी जहां मीरकुल की बाउंड्रीज़ यशोधर्मन के किंगडम के साथ मिलती थी। अब लड़ाई तो होनी थी। अल-बेरूनी लिखता है कि एक तरफ गोरे रंग वाले, छोटी हाइट वाले और अजीब से दिखने वाले हुन्स थे और एक तरफ सांवली रंगत वाले, ऊंची हाइट वाले, बड़ी बड़ी मूँछों वाले राजपूत थे। लड़ाई शुरू हुई। राजपूतों को जो मसले का सामना करना पड़ा वो ये था कि हुन्स के तीर चलाने का तरीका, उनके तीरंदाज एक के बाद एक तीर फेंक रहे थे, ऐसे जैसे आसमान से तीरों की बारिश हो रही हो। इस तरह राजपूतों की फ़ौज का बहुत नुकसान हुआ। बहरहाल यशोधर्मन समझदार थे। उन्होंने राजपूती फ़ौज से कहा कि सबसे पहले तीरंदाज़ों पे हमला करें, इनको ख़त्म करें। उन्होंने सारी फ़ौज तीरंदाज़ों को ख़त्म करने पर लगा दी और सब ने तीरंदाज़ों पे हमला करके उनकी फ़ौज को कमज़ोर कर दिया। मीरकुल ये हालात देख रहा था। इसने अपनी फ़ौज से कहा कि वो मोर्चे छोड़ें और मैदान में आकर सामने लड़ाई करें। और इसी मौके का इंतज़ार तो राजपूतों को था। वहाँ
5 साढ़े 5 फुट हाइट वाले हुन और यहाँ 6 फुट वाले राजपूतों ने पूरी तरह हुनों को कमज़ोर कर दिया। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया। मीरकुल भी भाग गया, लेकिन यशोधर्मन वही मैदान जंग में कुछ देर रुके रहे। वो जानते थे मीरकुल इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, पलट के आएगा। मगर राजपूतों ने मीरकुल की फ़ौज को इतना कमज़ोर कर दिया था कि मीरकुल पलटकर वापस नहीं आया। मीरकुल कश्मीर चला गया और जिन राजाओं ने मीरकुल को अपना राजा माना था वो भी आज़ाद हो गए। कहा जाता है कि कश्मीर में भी इसके भाई ने इसे धोखा दे दिया और वो कंगाल हो गया। इसका कोई किंगडम ना बचा और 542 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। और यहाँ यशोधर्मन इस बात को समझ चुके थे कि हिंदुस्तान में राजपूत डिवाइड यानी अलग रहे तो कोई भी इन पर कब्ज़ा कर सकता है। इसलिए उन्होंने साउथ में मुंबई से लेकर नॉर्थ में कन्नौज तक और ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में मुल्तान तक सारा हिस्सा जीत लिया। और यशोधर्मन ने इतनी बड़ी जीत के बाद मंदसौर में अपना पिलर बनाया। भले ही इस लड़ाई को 1000 साल गुजर गए हों, लेकिन मंदसौर में मौजूद पिलर याद दिलाता है कि एक राजपूत राजा जिसने हिंदुस्तानी कल्चर को तबाह होने से बचाया, लेकिन शायद ही कोई इन्हें जानता हो। और ये बड़े